नमस्कार। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जिसके बारे में सभी जगह चर्चा हो रही है। फिर चाहे न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूज़ चैनल ले लीजिए या फिर सोशल मीडिया, इस समय सभी जगह वक्फ संशोधन कानून पे चर्चा हो रही है और देश के कई हिस्सों में इससे संबंधित रैलियां भी निकाली जा रही इसके विरोध में। तो अगर हम बात करें वक्फ संशोधन कानून के संदर्भ में, तो जब वक्फ संशोधन कानून राज्यसभा में पेश किया गया था तो उस समय राज्यसभा के एक सदस्य हैं राधा मोहन दास अग्रवाल। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में मैं भी बताना चाहूंगी। उन्होंने तमिलनाडु के एक व्यक्ति हैं रामचंद्रन, जिनका उन्होंने उल्लेख किया कि रामचंद्रन अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे, जिसके लिए वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते थे। जब वो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए गए तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बगैर उनकी मर्जी के, बगैर किसी पेपर वर्क के उनकी जमीन वक्फ घोषित हो चुकी थी। जब वो अपने इस संदर्भ में अपने पड़ोसियों से बात किए तो पता चला कि पूरे गांव की ही जमीन, बगैर गांव वालों के परमिशन के, बगैर किसी पेपर वर्क के, पूरे गांव की जमीन ही वक्फ घोषित हो चुकी थी। ऐसे में हमारे लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि वक्फ का मतलब क्या है, वक्फ कानून क्या है। क्या वास्तव में इस कानून में कुछ कमियां थी जिसके कारण ही सरकार ने इस कानून में संशोधन करके नया वक्फ संशोधन कानून बनाया। तो आज के सेशन में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ अरबी शब्द वकूफा से निकला है, जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास चल या अचल संपत्ति हो, वह अपने संपत्ति को ईश्वर के नाम पे दान कर सकता है, ईश्वर को ओनरशिप दे सकता है और वह अपने प्रॉपर्टी को ईश्वर के नाम करके मुक्त हो जाता है। इसे ही वक्फ कहा जाता है, यानी उसने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया। इस्लाम धर्म में दान करने के का ये तरीका है। वक्फ इस्लाम धर्म में दान करने का एक तरीका है। अब एक बात समझिए कि जिस प्रॉपर्टी को ईश्वर के नाम कर दिया गया है, उस प्रॉपर्टी से जो आय हो रही है, उस आय का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? जाहिर सी बात है, लोगों के हित में ये काम किया जाना चाहिए, जैसे अनाथाश्रम, स्कूल, कब्रिस्तान, मस्जिदों के रख रखाव में इस धन का उपयोग होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य तो बड़ा ही पवित्र है, लेकिन इसका उपयोग बड़े ही नापाक तरीके से हो रहा है। इसी के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे तो स्थिति और क्लियर होगी कि जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या जमीन को वक्फ कर देता है तो वो निजी अधिकारों से मुक्त हो जाता है। इसका उपयोग गरीबों, अनाथों, विधवाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धार्मिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। उद्देश्य तो इसका बड़ा ही पवित्र है, लेकिन आप देखेंगे कि ये चंद लोगों की जागीर बन के रह चुका है। इस्लाम धर्म को मानने वाले अगर हम बात करें तो मात्र 5 से 10% जो अपर क्लास के मुस्लिम्स हैं, वो लोग ही इस धन का लाभ उठा पा रहे हैं। और वास्तव में जो दबे कुचले पिछड़े पशमिंदा मुसलमान हैं, उनके हित में इसका उपयोग किया ही नहीं जा रहा है। इससे उनको कोई लेना देना ही नहीं है। आप समझिए कि पूरे भारतवर्ष में लगभग वक्फ की 9 लाख एकड़ से अधिक की संपत्तियां हैं और जिससे 20 लाख करोड़ रुपए उसकी कीमत अगर देखी जाए तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए उसकी कीमत आकी जाती है। आप सोचिए, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर आप देखेंगे बहुत से देशों का इतना बजट का आकार भी नहीं होता। ठीक है, तो आप समझिए, क्या आपके हिसाब से इस संपत्ति के बारे में जानकारी हमें नहीं होनी चाहिए? देश को जानकारी नहीं होनी चाहिए कि इस संपत्ति का इस्तेमाल क्या, जिस उद्देश्य से इसका जो उद्देश्य है, पवित्र उद्देश्य है, उस उद्देश्य में ये धन खर्च हो रहा है या नहीं?
इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही है लूप होल, यही है यही परेशानी है। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए ही नया कानून आया। एक बात और समझिए कि हमें एक बार ये भी देखना होगा कि वास्तव में वक्फ कानून क्या है ना? पिछला वक्फ कानून क्या है उसे जानेंगे, तभी हम ये जान पाएंगे उसकी कमियों को, और फिर हम आगे जो नया संशोधित कानून है उस पर चर्चा करेंगे। तो एक चीज समझिए कि देश की धार्मिक संस्थाएं संविधान के समवर्ती सूची में आती हैं। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के बारे में वर्णित किया गया है। जो समवर्ती सूची है उस पे संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। इसीलिए संघ सरकार ने इस विषय पे कानून बनाया। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब समझिए कि कानून क्या है, वक्फ कानून क्या है, उसके बारे में भी हम एक नजर डाल लेते हैं। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाए जाने की जरूरत महसूस की गई, जिसके लिए 1955 में वक्फ एक्ट के नाम से एक कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। एक साल के बाद ही 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई, और इस समय पूरे देश में 32 वक्फ बोर्ड है जो वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब बिहार समेत कई प्रदेशों में सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई और 1954 में इस कानून में बदलाव करने के लिए ही केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई। एक बात और समझिए कि वक्फ के निर्माण और प्रबंधन के कार्य जो किया जाता है वो वक्फ एक्ट 1995 के तहत किया जाता है। तो 1995 एक्ट से पहले भी वक्फ कानून थे, और वह थे 1913, 1923 और 1954 का कानून। इन सभी में को निरस्त करके 1995 के अधिनियम को लागू कर दिया गया। एक बात और समझिए, महत्वपूर्ण बात है कि भारत में वक्फ का निर्माण मौखिक या लिखित बयाननामे यानी डीड के माध्यम से संपत्ति की घोषणा धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जमीन का लंबे समय से उपयोग या उत्तराधिकारी न रहने पर बंदोबस्ती के जरिए किया जाता है, और इसका प्रबंधन और प्रशासक भी नियुक्त होता है जिसे मुतवल्ली कहा जाता है। तो मुतवल्ली जो है इसके द्वारा वक्फ का प्रबंधन और प्रशासन किया जाता है। हालांकि ये बड़ा ही जटिल कार्य है। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अगर वह कोई भी कब्जे की जमीन है जिसे उसने वक्फ घोषित कर दिया सीलिंग से बचाने के लिए या उस पे अपना कब्जा रखने के लिए, वह क्या करता है, अपने ही बेटे को मुतवल्ली घोषित कर देता है। और यदि 2-3 पीढ़ियों के बाद यदि हम बात करें तो यानी कि बच्चे के बच्चे उनके जो 2-3 पीढ़ियां हो गई, उसमें मुतवल्ली केवल एक ही होता है और बाकी सारे दावेदार हो जाते हैं, और सभी चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का लाभ उठा सकें। ऐसे में आपस में ही इनमें विवाद हो जाता है, मुकदमेबाजी चलने लगती है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता था। आप बताइए, क्या ये सारी जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या मुतवल्ली जैसे महत्वपूर्ण पद कोई व्यक्ति जो दान करने वाला व्यक्ति जो है, क्या वही अपने बेटे को भी मुतवल्ली बना सकता है? कहीं से ये आपको जो इस्लाम धर्म में वक्फ का जो उद्देश्य है, कहीं से भी उस उद्देश्य की पूर्ति दिखाई दे रही है? क्या आपके हिसाब से इस कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए? यही है मामला सारा का सारा। और एक चीज और समझिए, इसी समय जो कानून है वक्फ संशोधन कानून अभी संशोधन नहीं हो रहा है। वर्ष 2013 में भी इस एक्ट में संशोधन हो चुका है। ठीक है, अब और समझिए इसके प्रशासन और रख रखाव के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं तो स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि देश में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 के अधीन किया जाता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया।
जिसके 3 प्रमुख प्रशासनिक निकाय हैं। इसमें जो पहला है केंद्रीय वक्फ परिषद। यह परिषद सरकार और राज्य के वक्फ बोर्ड को नीतिगत सलाह देता है, लेकिन वक्फ संपत्तियों पर यह सीधे नियंत्रण नहीं करता। दूसरा है राज्य वक्फ बोर्ड। हर राज्यों में वक्फ बोर्ड होता है, जो देश भर में अभी इनकी संख्या कुल है 32, और हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा वक्फ बोर्ड करता है। अब एक चीज और समझिए, वक्फ न्यायाधिकरण के बारे में, वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में। अब कोई भी विवाद हो, कोर्ट में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते थे। कहाँ जा सकते थे? वक्फ ट्रिब्यूनल में। ये विशेष न्यायिक, इनकी न्यायिक निकाय थी जो वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों की सुनवाई करती थी। तो ये है पूरा का पूरा ये प्रशासनिक निकाय के बारे में, ये मैंने अभी चर्चा कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझिए कि जो पुराना वक्फ कानून है, एक बार उसे देखते हैं तुलनात्मक ढंग से, फिर नए कानून में क्या बदलाव किया जा रहा है, किया गया है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो पुराना कानून था उसमें सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, यानी वह सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है। और वक्फ से संबंधित कोई भी मामला हो तो सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है और उसे किसी भी कीमत पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति घोषित हो जाती है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था शुरू में रामचंद्रन के बारे में, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको इसी तरीके से उस पूरे गांव की प्रॉपर्टी को इसी प्रकार से कब्जा किया गया था। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं होती थी। तो ये है पूरा का पूरा पुराना कानून। लेकिन एक बार यही हम नए कानून के बारे में भी जान लेते हैं कि नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकता है। यानी अब न्याय के लिए और भी ज्यादा दरवाजे खुल गए हैं। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तीसरा, जब तक किसी भी प्रॉपर्टी वक्फ को दान न किया हो वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो। यानी कि जिस भी प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति वक्फ करना चाहता है, पहले वो प्रॉपर्टी उसके नाम से रजिस्टर्ड होगी, उसका मालिक होगा, तभी वो उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। लास्ट ये है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। तो ये पुराना और नया वक्फ कानून है जिसे हम तुलना करके एक बार देखते हैं। अब एक चीज और समझिए कि जो नया आप देखेंगे, कमियां तो दिखाई दे रही है आपको, और जो नया कानून है उसमें कुछ बदलाव किया गया, जैसे कि ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार मिलेगा। मुतवल्ली की जो नियुक्ति होती थी, मुतवल्ली की जो नियुक्ति होती थी, जो कि अभी हमने देखा कि कितना गलत तरीके से होता था, अब वो नहीं हो सकेगा। उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया तय की जाएगी और जिलाधिकारी वक्फ संपत्तियों का सर्वे कमिश्नर होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और सारे जितने भी वक्फ संपत्तियां हैं उसका डिजिटलाइजेशन होगा, उन सब को रजिस्टर्ड किया जाएगा और कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी करेगा, जो जांच और सुनवाई के बाद करेगा। तो ये है नया वक्फ कानून। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बहुत चर्चा में रहा, वक्फ बाय यूजर। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, सब जगह इसके बारे में सुना होगा। वक्फ बाय यूजर क्या है? ये एक कानूनी प्रावधान था जिसके तहत यदि कोई संपत्ति लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा मुस्लिम,
मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान इत्यादि के रूप में यदि प्रयोग की जाती रही हो तो उसे वक्फ की संपत्ति माना जाता था, भले ही उसके आधिकारिक दस्तावेज मौजूद उसके पास न हो। इस कानून को नए कानून के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। वक्फ बाय यूजर अब समाप्त हो गया है। इसी कानून के तहत ही रामचंद्रन के गांव की जमीन को, पूरी की पूरी जमीन को वक्फ घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि रेलवे, आप देखेंगे जो कुल जमीन है पूरे भारतवर्ष में, तो सबसे ज्यादा जमीन रेलवे की है, उसके बाद सेना की है, और तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जमीन है वो एक बोर्ड के पास है, जो है वक्फ बोर्ड। 9.4 लाख एकड़ में की जमीन है। यदि अचल और चल के रूप में देखें तो कुल वक्फ संपत्ति 8.73 लाख अचल संपत्ति है, जबकि 16.70 जो है संपत्ति है चल है। और इस पूरे संपत्ति से जो वक्फ की संपत्ति है, ये दैनिक भास्कर से मैंने कटिंग लिया है ना। तो जो कुल संपत्ति है उस पूरे संपत्ति से 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का रेवेन्यू जनरेट होता है। आप सोचिए 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। अगर हम इसकी तुलना वर्ष 2025 और 26 का जो बजट अभी आया है, उस बजट में कितना धन कहां कहां खर्च हो रहा है, यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा इन सभी को मिला ले तो उससे कहीं ज्यादा ये खर्च है जो कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस तरीके से आप देखिए कि वक्फ के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है, और क्या उसके रख रखाव, देखभाल सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं। इसीलिए सरकार ने इसमें संशोधन किया और नया वक्फ संशोधन कानून बना। अब इस दिशा में एक चीज और समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे मैंने एक और डेटा दिया है कि वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीनें हैं। 18 लाख एकड़ जमीनें हैं। 2013 को जब वक्फ संशोधन कानून आया, 2013 में वक्फ के कानून में जब बदलाव हुआ, तो उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी थी 18 लाख एकड़ की जो जमीन थी, वो जमीन 39 लाख एकड़ हो गई। यानी कि समझ लीजिए मात्र 12 साल में 21 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बोर्ड मनमाने तरीके से जमीनों को हड़प रही थी। भू माफिया की तरह से ये कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिए थे। उद्देश्य, इनका जो उद्देश्य था वो तो पीछे छूट गया था। अब आप समझिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के बाद जो इनकम जनरेट हो रहा है, क्या वो इनकम कहाँ खर्च हो रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही है सारी की सारी समस्या की जड़। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया। इस दिशा में क्या क्या प्रयास हुआ उससे पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। पिछले साल 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। जब उन्होंने लोकसभा में इस बिल को पेश किया तो विपक्ष ने बड़ा ही हंगामा किया। इसके बाद ही एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जो कमेटी थी जेपीसी, उसमें कुल 31 मेंबर थे, जिनकी कुल 34 बैठकें हुई। और जेपीसी के जो सदस्य थे पूरे भारतवर्ष में घूम करके जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनसे इस संदर्भ में चर्चा की, विचार विमर्श की। विचार विमर्श करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपे, जो कि 655 पेज की पूरी रिपोर्ट थी, जिसमें सरकार की तरफ से इन्होंने 14 बदलाव सुझाए, जिसे विपक्ष ने खारिज कर दिया। इसके बाद जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि इसी बजट सत्र में ईद के बाद वक्फ संशोधन कानून लोकसभा में पेश होगा, और हुआ भी यही। 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया। जब लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ तो कुल वोट पड़े 520। इसके पक्ष में 288 वोट पड़े
और विपक्ष में 232 वोट पड़े, यानी लोकसभा से पूर्ण बहुमत से ये पास हो गया। इसके बाद राज्यसभा पे की बात करें हम, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह देर रात तक 12-12 घंटे तक चर्चा हुई, और उसके बाद राज्यसभा से में भी ये 128 वोट पड़े पक्ष में, जबकि 95 वोट पड़े विपक्ष में, यानी राज्यसभा से भी पूर्ण बहुमत से ये बिल पास हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया और ये बिल एक्ट का रूप ले लिया, और वक्फ संशोधन जो बिल था वक्फ संशोधन कानून बन गया, और 8 अप्रैल से ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। ठीक है, अब स्थिति काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी कि वक्फ संशोधन कानून में वास्तव में बदलाव की जरूरत थी। इसीलिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं कि संशोधन क्यों जरूरी है। इसमें जो पहली बात है कि वक्फ संपत्तियों का तीसरे पक्ष द्वारा अब ऑडिट किया जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि इनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। दूसरी बात कि बदलाव यह है कि यह बोर्ड को सरकारी निगरानी में अब लाया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तीसरा बदलाव यह कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रूप से मैपिंग किया जाएगा, ताकि अवैध कब्जे और घोटाले पर लगाम लगाई जा सके। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं, जिसके कारण कहा जा सकता है कि जो पुराना वक्फ कानून था उसमें बदलाव की आवश्यकता थी, इसीलिए सरकार ने इसमें बदलाव किया। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि वक्फ कानून में बहुत सारी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने इसमें बदलाव किया। अब आप समझिए कि फिर विरोध क्यों हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो विरोध क्यों हो रहा है, तो इस पे जब हम चर्चा करेंगे तो जो पहला महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक स्वार्थ है। कई राज्यों में जो बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य स्वयं राजनीतिज्ञ या रसूखदार लोगों के करीब हैं, जो इन संपत्तियों से होने वाले आमदनी का उपयोग करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, ऐसे में वो आमदनी उनकी रुक जाएगी। इसीलिए वो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लोगों के पास जानकारी का अभाव है। मुसलमानों को ये बताया ही नहीं जा रहा है कि वास्तव में ये कानून उनके हित में है। उन्हें डराया जा रहा है कि सरकार उनकी जमीनें, उनकी मस्जिदें सब छीन लेगी। तो इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए ही अभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। जन जागरण अभियान शुरू कर रही है जो कि 20 अप्रैल से शुरू होगा, जिसके लिए एक अखिल भारतीय स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक, जिनका मैंने अभी स्टार्टिंग में जिक्र किया था, राज्यसभा के सांसद राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल होंगे, और सह संयोजक 2 व्यक्ति होंगे, जमाल सिद्दीकी और अनिल एंटोनी। ये प्रदेश स्तर पर समितियां गठित की जा रही हैं, और जिसका उद्देश्य मलिन मुस्लिम बस्तियों में जाकर के गरीब, पिछड़े, पशमंदा मुसलमानों को इस नए वक्फ संशोधन कानून के फायदे के बारे में बताया जाएगा, ताकि लोग जागरूक हो सकें, लोग समझ सकें कि ये कानून उनके हित में है, ये कानून उनके भलाई के लिए है। क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति थी वो चंद मुट्ठी भर लोग ही उसका फायदा उठा पाते थे। जो वास्तव में जरूरतमंद लोग थे उन तक इसका फायदा पहुंच ही नहीं पा रहा था। अब ये भी महत्वपूर्ण बात थी, मुझे लगा ये भी बताना चाहिए कि विवाद की वजह मैंने बताया, हालांकि इस पे 2-4 पॉइंट मैं पहले बता चुकी हूं, यहाँ पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। विवाद की वजह जो पहला है, गैर मुस्लिम सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो ये प्रस्ताव है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अब शामिल होंगे।
और विरोध की वजह यही है कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा, उनका मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। दूसरा, बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, अभी मैंने आपको बताया। अब विरोध की वजह यही है कि कुछ समूहों का मानना है इससे वक्फ का जो परंपरागत ढांचा है, परंपरागत ढांचे में एक भी महिला सदस्य नहीं होती थी, उनका परंपरागत ढांचा प्रभावित होगा। तीसरा, वक्फ संपत्तियों का सर्वे और रजिस्ट्रेशन। प्रस्ताव यह है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। विरोध ये हो रहा है कि इससे सरकार का कंट्रोल बढ़ेगा, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में दखल कम होगा। ठीक है। और अगला पॉइंट है वक्फ ट्रिब्यूनल का, कि ट्रिब्यूनल के फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, तो इसके विरोधी ये कह रहे हैं कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी होने की आशंका है। लास्ट ये है संपत्ति का दावा, कि जब तक कोई संपत्ति दान में न मिला हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर पाएगा। नया वक्फ कानून में यह प्रस्ताव है। इसका विरोध भी इस वजह से किया जा रहा है कि माना जा रहा है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के दावे को सीमित करेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नए वक्फ कानून के आ जाने के बाद क्या बदल जाएगा, क्या बदलाव होगा। इसके लिए मैंने उत्तर प्रदेश राज्य का उदाहरण लिया है, जिसका जिक्र ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी किया था। उसमें देश भर में वक्फ की ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो सरकारी जमीनों पर हैं, जिनके कागजात नहीं हैं, अब कागजात दिखाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजस्व विभाग ने बताया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,000 संपत्तियां और जमीनें हैं, जिसमें से मात्र 2,500 जमीनों के ही कागज हैं। सोचिए। और शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 जमीनें और संपत्तियां हैं, जबकि मात्र 430 के ही कागज हैं, पेपर हैं। ऐसे में अब वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति और जमीन बिना डॉक्यूमेंट के है, अब वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है। अब आप समझिए, इस कानून से लोग बड़े खुश हैं। और मैं उदाहरण देना चाहूंगी कोच्चि के एर्नाकुलम का, जिसका जिक्र संसद में भी हुआ था। कोच्चि के एर्नाकुलम जिले के चिराई और मुनंबम गांव के निवासियों का कहना है, ये आज तक न्यूज चैनल में इसको दिखाया गया था, दैनिक भास्कर में भी इसके बारे में निकला ये खबर कि कोच्चि के एर्नाकुलम जिले के चिराई और मुनंबम गांव के निवासियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड उनकी संपत्तियों पर अवैध रूप से स्वामित्व का दावा किया था। मैंने जैसा उदाहरण स्टार्टिंग में दिया था, वो तो मात्र एक गांव की बात थी। पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे गांव हैं जहां पे वक्फ ने अपना दावा ठोका, पूरे गांव के गांव। वैसा ही एक गांव कोच्चि के एर्नाकुलम जिले का चिराई और मुनंबम गांव के लोग हैं, जहां 600 परिवार हैं। इन पूरे परिवार की जो गांव थी, गांव की जो जमीनें हैं, 400 एकड़ की जमीन, उस पूरे पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका, जिसमें से जो 400 परिवार हैं वो अल्पसंख्यक हैं। आप सोचिए, उन सब ने खुशियां मनाई इस नए वक्फ संशोधन कानून के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद। अब एक चीज और समझिए, अब तक 2 दर्जन से ज्यादा शीर्ष अदालत में अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं इस कानून को चुनौती देने के लिए। तो केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। कैविएट का मतलब यह हुआ कि सरकार यह कहना चाहती है उच्च शीर्ष न्यायालय से कि आप कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमारी बात सुन लें। तो इस तरीके से 16 अप्रैल का दिन निर्धारित हुआ है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में फैसला किया जाएगा। अब एक चीज और समझिए कि जब भी मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, जब भी कोई भी कानून संसद द्वारा बनाया जाता है
तो सुप्रीम कोर्ट मात्र दो बातें देखती है। क्या? पहला, इस कानून से कहीं संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर तो प्रभावित नहीं हो रहा है, ये हुई पहली बात। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का तो हनन नहीं हो रहा है। यदि इन दोनों में से कोई भी बात प्रभावित होती है तो सरकार ऐसे में उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द भी कर सकती है। तो ये है पूरा का पूरा वक्फ कानून। मुझे लगता है कि आपको सारी स्थिति स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।